हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आप सबका वेलकम करता हूं वेडनेसडे की इस क्लास के अंदर। और आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक आगे स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक है जो हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था उससे थोड़ा आगे। बात की जाए जो टॉपिक की डेंसिटी जो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी थर्ड टॉपिक है राइट आफ्टर द लीनियर चार्ज डेंसिटी as well as वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो जो अपना चार्ज डेंसिटी हुआ यहाँ पे उस चार्ज डेंसिटी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी के बारे में। लेकिन उससे पहले मुझे थोड़ा भी याद आया कि बच्ची ने एक डाउट मुझसे पूछा था कि सर कभी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कभी बोला जाता है कि वो पॉजिटिव है और कभी बोला जाता है वो नेगेटिव है ना। ऐसा कुछ दिक्कत आ रही थी उससे कि कभी ऐसा कहा जा रहा है कि फ्लक्स जो है कभी पॉजिटिव आ रहा है तो कभी वो फ्लक्स आता है नेगेटिव। तो ये क्या दुविधा है, कभी वो है ना 90 डिग्री वगैरह 180 डिग्री ऐसा उसने बोला था। तो देखो ऐसा है कि जब मैंने तुम्हें इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाया था, मैंने आपको क्या पढ़ाया है? देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैंने ये कहा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है बेसिकली वो होता है आपके फाई ई, और फाई ई इज इक्वल टू क्या होगा, ये होगा ईडी कॉस, यानी कि डॉट प्रोडक्ट है और यहां पे था हमारे पास कॉस थीटा। डू यू रिमेंबर दिस? इसमें हमारे पास कॉस थीटा था यहाँ। ठीक है, और जब तुम्हारे पास यहाँ कॉस थीटा था तो तुम्हें ये चीज एकदम स्पष्ट से पता होनी चाहिए कि फाई इज इक्वल टू डी ईडी ए कॉस थीटा, यानी कि जब तुम्हारे पास कोई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया है, अगर उन दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल है, 0 डिग्री है ना, अगर आपका जो थीटा है वो 0 डिग्री से लेकर के है ना 0 डिग्री से तो बड़ा है और छोटा है किससे 90 डिग्री से, तो उस केस के अंदर ये जो फ्लक्स होगा वो एकदम पॉजिटिव निकलेगा। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक हमेशा कॉस थीटा की वैल्यू कैसे होती है? पॉजिटिव। एएसटीसी तुझे याद नहीं है शायद, तो मैथ से नहीं है, किससे? बायो से। ये जो मेरा आंसर है वो मुस्कान के लिए है, तो जो तुम्हारा जो सब्जेक्ट है उसका थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। तो थोड़ा सा तुम्हें 10th क्लास की मैथ्स है उसमें तुम्हें ध्यान रखना है कि जब थीटा जो है तुम्हारा 0 डिग्री से लेकर 0 डिग्री से अगर बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो, तो 0 से 90 डिग्री तूने खुद ने देखा था कि cos 0 की वैल्यू 1 थी, है ना, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 थी, राइट। इसी तरीके से cos 45 की वैल्यू 1/√2 थी। इसी तरीके से cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 थी, cos 90 की 0 थी, तो वो वैल्यू सारी पॉजिटिव थी। याद है तुझे? ठीक है, अब इसके बाद देख क्या होगा है फिर अगर है ना, तो ये फ्लक्स जो है ऐसा इस केस में क्या होगा, एकदम पॉजिटिव होगा, यानी तुझे कंसीडर करना है कि ये जो फ्लक्स है वो कैसा है, पॉजिटिव। लेकिन एट द सेम टाइम अगर मैं ये कहूं कि जो एंगल है किसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ये जो थीटा एंगल है ये किसके बीच में, थीटा एंगल बीच में है ई और डी ए, यानी कि स्मॉल एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। यानी कि ये एंगल, यही एंगल अगर थीटा की वैल्यू अगर मैं ये कहूं कि ये 90 डिग्री से बड़ी है और 180 डिग्री से छोटी है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? ये सेकंड क्वाड्रेंट आ गया। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट आने पर आपको पता है कि 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक जो वैल्यू होती है कॉस की वो हमेशा नेगेटिव होती है। कॉस नेगेटिव में जाता है आफ्टर 90 डिग्री। अगर वो कॉस की वैल्यू 90, तो ये जो फ्लक्स होगा है ना, तो जो फ्लक्स की वैल्यू होगी वो कैसी होगी? नेगेटिव। इसको जरा मैं फिजिकली समझाता हूँ। देखो ये है तुम्हारे पास एरिया और इस एरिया की डायरेक्शन किधर है? हमेशा इसके 90 डिग्री, ये वाली है ना, ये पेन है, इस पेन से मैं शो करता हूँ, ये 90 डिग्री ये एरिया है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर आ रहा है? इधर से आपके राइट से लेफ्ट में जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर जा रहा है? आपके राइट से, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन है उसके राइट से लेफ्ट की ओर। ठीक है, राइट से लेफ्ट की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट से लेफ्ट की ओर। और इस जो आपका एरिया है, इस एरिया की डायरेक्शन, ये डायरेक्शन होती है हमेशा इसकी नॉर्मल, इसकी डायरेक्शन भी किधर है? आपके राइट से लेफ्ट की ओर। ठीक है, तो इस मामले में आप क्या देखेंगे कि दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो एरिया वेक्टर है दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ? 0 डिग्री। अगर 0 डिग्री है तो इसका मतलब पॉजिटिव फ्लक्स होगा। समझ में आती है बात? ठीक है, लेकिन अगर इसी जगह पे तो ये देखेंगे कि अगर इसी एरिया में से अगर ये फ्लक्स है ना, आप इलेक्ट्रिक, अगर एरिया वेक्टर इधर है और आपके इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर इधर
और इलेक्ट्रिक फील्ड आपके लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, तो उस केस के अंदर आप क्या देखेंगे कि जो आपका एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर, देखो एरिया वेक्टर तो हो गया इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई इधर, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के अंदर से ऐसा बाहर निकलता हुआ, इधर से बाहर निकलता हुआ आपको दिखेगा। समझ में आ रही बात? इधर से बाहर निकलता हुआ दिखेगा, और अगर बाहर निकलता है तो इसका मतलब वो फ्लक्स नेगेटिव फ्लक्स होगा, क्योंकि cos 180 की वैल्यू क्या होती है? cos 180 हैज -1 वैल्यू। समझ में आ रही है बात? cos 180 हैज -1 वैल्यू। तो अगर cos 180 की वैल्यू अगर -1 है, तो तुझे स्पष्ट बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जब भी किसी सरफेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहा है तो वहां पे नेगेटिव फ्लक्स होगा, और वहीं अगर वो फ्लक्स, अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके अंदर एंटर कर रहा है, अगर किसी फ्लक्स में से अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स या फिर किसी सरफेस में वो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एंटर कर रहा है, तो वो तुम बोलेगे, वो तो उस चीज को तुम लोग बोलोगे पॉजिटिव फ्लक्स। समझ में आ रही बात? दो केसेस यहां पे अप्लाई होते हैं। ये वाला कौन सा है? ये वाला केस होगा व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिट फ्रॉम सरफेस, है ना। आप दूसरी तरफ खड़े होकर देख रहे हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो एग्जिट हो रहा है। और ये कौन सा है? ये वाला केस है तुम्हारा व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर इज एंटरिंग इन द सरफेस। आई होप मेरी बात आप अच्छे से समझ गए हैं, ठीक है। और इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ी सिंपल सी चीज थी। मैंने आपको प्रैक्टिकली भी बताया, ये एक एरिया है, इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर, एंड आपको इधर खड़े हो, इधर से आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां ये जा रहा है, ठीक है। मतलब इस एरिया वेक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है? एंटर कर रहा है। यहां से आप देखोगे तो आपको निकल अंदर घुसता हुआ दिखाई देगा पीछे से, तो आपको इस सरफेस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर करता हुआ दिखेगा। अगर एंटर करता हुआ दिखता है तो समझ जाइए ये पॉजिटिव फ्लक्स है, लेकिन यही इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बाहर निकलता हुआ दिख रहा है तो समझ जाइए ये नेगेटिव फ्लक्स है। इससे भी प्रूव होता है, थीटा से भी प्रूव होता है। समझ रहे हो ना मेरी बात? अगर नहीं समझ में आती तो फिर से मुझे जो भी डाउट आता है तो दोबारा तुम पूछना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी में जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है उस टॉपिक का नाम है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी क्या है उसको जरा हम लोग देखते हैं। देखो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी ये भी एक टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ किससे अप्लाई होगा? ये अप्लाई होगा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर्स या नॉन कंडक्टिंग सर्फेसिस के ऊपर अप्लाई होगा, क्योंकि जो कंडक्टिंग सर्फेस होती है उसके हमेशा सरफेस पे चार्ज होता है, अंदर कभी चार्ज नहीं होता। याद रखना, कंडक्टर और नॉन कंडक्टर्स में बस यही फर्क होता है कि जो आपके कंडक्टर्स होते हैं वो चार्ज को कंडक्ट करते हैं, और चार्ज को कंडक्ट करके चार्ज को हमेशा कहां ले आते हैं? सरफेस पे ले आते हैं। जबकि नॉन कंडक्टर्स इसके जस्ट उल्टे होते हैं। नॉन कंडक्टर्स कभी भी चार्जेस को सरफेस पे नहीं ला पाते, उनका जो चार्ज होता है वो हमेशा सरफेस के अंदर विद इन द सरफेस होता है। हैव टू नो दिस, ठीक है। तो ये चीज बड़ी आपको क्लियर रखनी है अपने दिमाग के अंदर कि चार्ज जो होता है वो कंडक्टर्स के हमेशा सरफेस पे रहता है, कभी भी अंदर नहीं रहता कंडक्टर्स के अंदर। लेकिन जब नॉन कंडक्टर्स होते हैं वो कभी भी चार्ज को सरफेस पे नहीं ला पाते, चार्ज हमेशा उनके वॉल्यूम के अंदर से होता है। तो ये जो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इसको हम लोग कहेंगे वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? रो से। इसको हमेशा अपने को रिप्रेजेंट करना है रो से। समझ के आ गया? ये बात रो से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये होता क्या है? मान लो तुम्हारे पास एक स्फीयर है ना, ये स्फीयर है। इस स्फीयर को मैंने चार्ज किया, चार्ज दे दी सारा का सारा चार्ज, क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग है इसलिए ये चार्ज सरफेस पे तो लाएगा नहीं, ये सारा का सारा चार्ज अपने वॉल्यूम के अंदर समेट लेगा, अपने वॉल्यूम में डाल देगा सारा का सारा चार्ज। इट विल, है ना, इट विल स्टोर ऑल ऑफ इट्स चार्ज इन इट्स वॉल्यूम। क्लियर दैट? तो पूरा का पूरा जो चार्ज था वो वॉल्यूम के अंदर चला गया, वॉल्यूम के अंदर सेव हो गया। और जब ये पूरा का पूरा चार्ज इसके वॉल्यूम डी के अंदर सेव हुआ, अगर मैंने ये कहा कि इसको क्यू चार्ज दिया गया और वो क्यू चार्ज इसकी वी वॉल्यूम के अंदर स्टोर हुआ, तो मैं ये कहता हूं, या फिर इसको उल्टा कर दीजिए, या वी वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज स्टोर हुआ? क्यू चार्ज स्टोर हुआ। तो यूनिट वॉल्यूम के अंदर जितना चार्ज आपका स्टोर हुआ उसी को हम लोग क्या कहेंगे? वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, दैट इज क्यू बाई वी। इसको हम लोग कहेंगे रो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो रो इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा? क्यू अपॉन। ये तो बात हुई पूरे वॉल्यूम बी,
अगर मैंने कहा पूरे वॉल्यूम V के अंदर, पूरे वॉल्यूम V के अंदर कितना Q चार्ज स्टोर हुआ, पूरे वॉल्यूम V के अंदर Q चार्ज स्टोर हुआ, लेकिन अगर मैं एट द सेम टाइम ये बोलूं, एट द सेम टाइम ये बोलूं कि अगर इसके छोटे से वॉल्यूम dV वॉल्यूम के अंदर छोटा सा चार्ज स्टोर हुआ dQ, तो इस यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज स्टोर होगा, ये होगा dQ अपॉन dt, इट वुड बी dQ अपॉन dt, ये dQ अपॉन dt होगा। इसको भी हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, रो से। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये क्या होता है, dQ अपॉन, बड़ा सिंपल सा फॉर्म था ये। इसको हम लोग कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट हो जाएगी चार्ज की यूनिट, यहाँ पे आपके पास कूलम है, वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब, दैट इज व्हाई इसकी यूनिट हमारी जो ऐसा यूनिट बनती है वो बनती है कूलम पर मीटर क्यूब। यहाँ इसकी यूनिट जो है आपके पास वो है कूलम पर मीटर क्यूब। सिंपल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, सारी चीज आपने समझ ली है। ऐसा यूनिट इसकी है कूलम पर मीटर क्यूब। ये रो है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। आई होप यू गॉट अंडरस्टैंड। और इसके ऊपर ठीक वैसे ही क्वेश्चन बनेगी जैसे मैंने आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी के अंदर समझाया था कि आपके पास एक लीनियर चार्ज डेंसिटी दे दी जाएगी, उससे कुछ दूरी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी पूछा जा सकता है, एज वेल एज आपको उससे कुछ दूरी पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी पूछा जा सकता है। समझ में आती बात, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी पूछा जा सकता है अगर उसका चार्ज नहीं देकर के आपको चार्ज डेंसिटी की बोलो, तो सारे के सारे केसेस उसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। तो अच्छा, इसमें ये चीज आपको घबराने की बात नहीं है ना, घबराना नहीं है कि हमें तो ये अब एक बार में सीख नहीं पाए, क्या होगा, कोई बात नहीं, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, है ना, हम लोग दोबारा कर लेंगे, कोई बात नहीं, समय देगी गवर्नमेंट अपने को इतना कि हाँ, लेकिन तुम्हारे पास अपने पर्सनल लेवल पे समय नहीं है। समय मुझे मिलेगा ताकि मैं आपको वापस से सारी की सारी चीजें है ना, एक तरीके से कोलैबोरेटिवली आपको वापस से एक्सप्लेन कर सकूं, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है। यू नीड टू बी इन हरी, आपको बहुत तेजी से सारी चीजें कवर करनी है क्योंकि आपके पास महज 5 से 6 महीने ही बचे हैं आपके बोर्ड एग्जाम से पहले। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये था वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, ठीक है। और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी को अब आप नोट करेंगे जल्दी से अपनी बुक के अंदर, अपनी नोटबुक के अंदर नोट करें वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी क्या होता है, नोट कीजिए। When a non-conducting material is charged, when a non-conducting material is charged, then the whole charge given to that material, gets stored in its volume by distributing uniformly all over the volume of object, ये नॉन कंडक्टिंग की बात हो रही है, कंडक्टर्स की बात नहीं हो रही, नॉन कंडक्टिंग, ठीक है, ऑल ओवर द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। This phenomena is known as volumetric charge distribution or volumetric charge density. This phenomenon is known as volumetric charge distribution or volumetric charge density. Volumetric charge distribution or volumetric charge density. हो गया? If एक non-conducting sphere of volume V, if a non-conducting sphere of volume V is charged with Q charge, then charge stored in unit volume of that sphere, is known as volumetric charge density. It is denoted by rho, ऐसा भी लिख लीजिए, it is denoted by rho, इसको रो से डिनोट किया जाएगा। अब ये स्फीयर बना लेना, पॉज करके इसको ऐसा लिखिएगा, V में अगर Q चार्ज स्टोर हो रहा है यूनिट वॉल्यूम में होगा Q अपॉन V, फिर रो इज इक्वल टू आप लोग ऐसा लिखेंगे Q अपॉन V, ठीक है। फिर ये लिखेंगे dV में अगर चार्ज होता है dQ तो यूनिट वॉल्यूम में होगा dQ अपॉन dV, इसको भी रो से रिप्रेजेंट करेंगे, रो इज इक्वल टू Q अपॉन V, dQ अपॉन dV, ठीक है। ये लिखने के बाद आप इसकी ऐसा यूनिट लिखेंगे, लिख लो फटाफट से, ये सारा पॉज करके तुरंत लिखिए, पॉज करके मैं इसको फिर रफ कर रहा हूं, ठीक है। तो
तो आई होप आप लोगों ने ये सारी चीज लिख ली होगी। अब जो है नेक्स्ट चीज हम लोगों को बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज है वो डिस्कस करनी है, और वो जो चीज है उसको हम लोग बोलते हैं गाउस लॉ। ठीक है, गाउस लॉ क्या चीज है? देखो गाउस लॉ का स्टेटमेंट मैं आपको आज बता देता हूँ। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है समझेंगे इसको हम लोग कल वापस से, तो थोड़ा टाइम की किल्लत के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं, लेकिन और थोड़ा कंजेस्टेड वे के अंदर हम लोग कम टाइम के अंदर ज्यादा इंफॉर्मेशन को लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो बस उसको समझिए आप। ठीक है, तो उसमें भी आप ऐसा नहीं कह सकते कि कोई टॉपिक छूट गया, सारे टॉपिक चल रहे हैं। आप लोग बुक लेके रखें अपने पास, जब भी पढ़ें तब अपने पास में आपके पास बुक होनी चाहिए। ठीक है, और बुक के साथ साथ विद रेस्पेक्ट टू बुक आपको चलना है कि भी ये टॉपिक हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, तभी अच्छा रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट जो चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है गाउस लॉ। अब हम लोग गाउस लॉ पे आते हैं। ये सारी चीजें समझने के बाद हम लोग गाउस लॉ को अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। अब देखो भाई गाउस लॉ क्या है। अगर इसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो भी सेम ऐसा इसी अप्रोच सेम अप्रोच के अंदर बनेंगे। क्वेश्चन के तौर पे अगर मैं बता दूं ये अप्रोच, अगर आपको अगर है ना, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जनरेट होता है वो। जैसे मान लो तुम्हारे पास ये जो है एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, ये इसका सेंटर है, और इसके सेंटर से है ना, सेंटर से बाहर कोई एक पॉइंट, एवरेज डिस्टेंस सारी तरफ बराबर ही होगी, एक आर डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट मौजूद है। इसकी रेडियस कितनी है? इसकी रेडियस है कैपिटल आर। ठीक है, इसकी जो स्फीयर की रेडियस है वो रेडियस भी मैं लिख देता हूँ, वो है कैपिटल आर। ठीक है, इस स्फीयर को मैंने चार्ज किया और ये चार्ज हुआ स्फीयर को, और मुझे ये नहीं बताया गया कि इसको मैंने कितना चार्ज किया है, मुझे बस ये पता है कि इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, रो। ठीक है, इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, रो है, मुझे बस इतना सा पता है और कुछ नहीं गिवन है इसमें। ठीक है, यहाँ इस पॉइंट के ऊपर ही जो है इस पॉइंट है, यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे कैलकुलेट करना है इसकी वजह से, तो कैसे करूंगा? तो पहली चीज हमें अच्छे तरीके से पता है कि जो चार्ज, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा, तो जो ई वेक्टर की वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। याद रखनी है सारी चीजें, क्या होती है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये होती है। लेकिन अब अगर ये देखूं ऑन एन एवरेज हर एक चार्ज से अगर मैं डिस्टेंस देखूंगा तो मुझे हर एक चार्ज से डिस्टेंस नहीं देखनी, मुझे देखनी सेंटर से डिस्टेंस, और सेंटर से इसकी डिस्टेंस क्या है? स्मॉल आर। या आपको ऐसा भी बोला जा सकता है कि सरफेस से इसकी डिस्टेंस है स्मॉल आर, है ना, सेंटर से इसकी डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करनी है। सेंटर से क्या हो जाएगी? स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, है ना। सेंटर से डिस्टेंस क्या हो सकती है? स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। लेकिन यहाँ पे मैंने सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी दे रखी है? स्मॉल आर। तो घबराने की कोई जरूरत ही नहीं। ठीक है, लेकिन हमें पता ही नहीं है क्यू कितना है। अगर क्यू कितना नहीं है, हमें नहीं पता, तो इसका मतलब हमें ये तो पता है कि चार्ज डेंसिटी कितनी। चार्ज डेंसिटी कितनी होती है? तो मैंने ये कहा चार्ज डेंसिटी हो जाएगी डी क्यू अपॉन डी वी। तो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ इसके अंदर जितने भी छोटे छोटे चार्जेस हैं वो छोटे छोटे चार्ज डी क्यू मिलकर के छोटा छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बना रहे हैं, डी डी डी। ठीक है, और मुझे क्या करना है? सभी पूरे टोटल ई निकालना है। तो मुझे क्या करना चाहिए? पूरा इंटीग्रेट करना चाहिए डी क्यू की वजह से जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड है पूरा इंटीग्रेट करके यहाँ पे रखना चाहिए। तो मुझे क्या मिल जाएगा? पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब सिंपल सी कंसेप्ट है, डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास रो इंटू डी। डी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू डी। अगर डी क्यू इज इक्वल टू रो इंटू डी वी हो जाएगा, अच्छा आ रहा है, ठीक है, डी क्यू अपॉन डी। हाँ, तो फिर मैंने ये कहा कि डी क्यू की वैल्यू अगर, है ना, यहाँ पे डी क्यू मैंने एज इट इज रखा, डीवी को यहाँ पे डी क्यू को एज इट इज रखा, डीवी को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। तो अल्टीमेटली मेरे पास डी क्यू की वैल्यू क्या है? डीई इज इक्वल टू के इंटू रो डॉट डी डिवाइडेड बाय स्मॉल आर। आ गई आपको बात समझ में? अब ये जो चीज आई है इसके अंदर आप देखेंगे कि अगर मैं डीवी 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 सबको इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? डीई मिल जाएगा। तो टू गेट डीई मुझे पूरा ई, सॉरी, तो मुझे ई हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए? आई हैव टू गेट इंटीग्रेटेड डी। मुझे डीई को इंटीग्रेट कर देना चाहिए। तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ के रो डॉट डीवी अपॉन आर। ये चीज आ जाएगी। अब इसके अंदर ऊपर की तरफ यहाँ पर जैसे हमने यहाँ लीनियर चार्ज डेंसिटी के अंदर कैलकुलेट किया था, ठीक वैसे ही E इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा? T कांस्टेंट है बाहर, रो कांस्टेंट है बाहर, अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है बाहर। तो इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होगा? E का। तो इस तरीके से आप जो है E की वैल्यू जो है इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेबल वैल्यू है
तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैलकुलेबल है अगर आपको चार्ज डेंसिटी गिवन है। तो चार्ज डेंसिटी से भी जो है ये सारी की सारी चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इस चीज को आप नोट कर लें अच्छे से। ये एक अप्रोच है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हमें कैसे कैलकुलेट करना है अगर हमें चार्ज डेंसिटी गिवन है तो। अब नेक्स्ट जो चीज आती है वो गाउस लॉ, वो हम लोग नई क्लास के अंदर है ना एकदम फ्रेश क्लास के अंदर स्टार्ट करेंगे और मेरे ख्याल से कल से, और जो डाउट था मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। अगर डाउट फिर भी बना रहे तो आस्क मी, है ना, पूछिए मुझसे टेलीग्राम के ऊपर, स्क्रीनशॉट्स आपने जैसे पूछा है वैसे पूछिए, ठीक है, विद रेफरेंस। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।